अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी के नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत अरसे बाद दोबारा आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। आप भी कहते होंगे कि यूट्यूब पे कभी आता है और चला जाता है अपने चैनल के ऊपर, बट कुछ मसरूफियात ऐसी थी, कुछ और प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे तो उनकी तरफ मुझे तवज्जो देनी पड़ी। फिर मैं थोड़ा बीमार पड़ गया, 1-2 हफ्ते के लिए मैं बिल्कुल बेड रिडन था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि रिकवर होकर वापस मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया और सोचा कि दोबारा से मैं इस चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करना शुरू करूँ। आज का जो इशू है बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ग्लोबल लेवल के ऊपर इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने इस वक्त मीडिया को, सोशल मीडिया को, लोगों को, सेंटिमेंट्स को, जज्बात को इस वक्त अपने घेरे में लिया हुआ है और मुसलसल एक डिस्कशन चल रही है कि क्या होगा आगे, किस तरह होगा। मुख्तलिफ नौइयत के जो हैं वो हमें रवैये देखने को मिल रहे हैं। एक रवैया तो वेस्टर्न वर्ल्ड का है, वो सबके सामने खुल के आ गया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। यूनाइटेड नेशन ने बहरहाल कुछ ना कुछ कोशिश की है इस बार कि इसराइल को किसी तरीके से जो है वो काबू किया जा सके और इसराइल ने वहाँ पे काफ़ी बदतमीज़ी की है। उनके रिप्रेजेंटेटिव ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके रिज़ाइन का मुतालबा किया। जो लेटर था उनको जो भेजा गया जिसके ऊपर उनकी ह्यूमन राइट एट्रॉसिटीज़ को उजागर किया गया, उसको उन्होंने फाड़ दिया। इसी तरीके से और भी बहुत कुछ किया। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस रेजोल्यूशन को, इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी रेजोल्यूशन थी उसको नहीं जाने दिया और उसकी वजह से फिर इसको सिर्फ UNGA के अंदर डिस्कस किया गया। वहाँ पे एम्बेसडर मुनीर अकरम ने बाकायदा कनाडा की ठीक ठाक क्लास ली और वेस्टर्न वर्ल्ड की भी, और उसको ओरिजिनल सिन के नाम के तौर पर उन्होंने पेश किया ये जो इसराइल की ऑक्यूपेशन थी और बताया कि हमास का जो मसला था 7 अक्टूबर का वो प्रॉक्सिमेट कॉज है, वो एक्चुअल कॉज नहीं है। एक्चुअल कॉज जो इसराइल की ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीन की। जो एम्बेसडर मुनीर अकरम हैं ये पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में और काफ़ी इनकी तकरीर जो है वो मशहूर भी हुई। इसके बाद मुख्तलिफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें से सिर्फ बवेलिया, वेस्टर्न तो नहीं क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर से बवेलिया और कोलंबिया ने अपने जो टाइज़ हैं, जो अपने रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, उनको उन्होंने इस वक्त मुनक़ता कर दिया है। बल्कि कोलंबिया ने उनका जो एम्बेसडर है उसको भी वापस भेज दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और सरप्राइजिंगली या अनसरप्राइजिंगली मुस्लिम वर्ल्ड से ऐसी कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती। बयानात हैं और बयानात के बाद एक के बाद एक बयानात हैं। सऊदी अरब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बयानात तो बहुत दिए हैं लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जी कि इस वक्त हम किसी भी किस्म का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है इसराइल के साथ उसको हम सबोटाइज नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस वक्त एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट जो है जिसमें शाकिरा और इस वक्त जो दूसरे लोग हैं वो भी इनकाद कर रहे हैं, बिल्कुल उस वक्त जिस वक्त इस वक्त गज़ा के स्ट्रिप के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर एक जेनोसाइड जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इसी तरीके से आप देखें कि टर्की के जो तैयब अर्दगान, जिनके ऊपर बड़ी बात की जाती है कि नेक्स्ट खलीफा शायद यही होंगे और नेक्स्ट सुल्तान ऑटोमन्स के यही बनेंगे, वो भी सिर्फ प्रोटेस्ट को लीड करें। मतलब बीइंग अ प्रेसिडेंट ही शुड बी एक्टिंग समवेयर अदर। उनको बोलिविया या कोलंबिया की तरह अपने जो टाइज़ हैं इस वक्त इसराइल के साथ उनको सवेयर करना चाहिए था। इस वक्त उनको इसराइली एम्बेसडर को वापस भेजना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान के तो खैर ताल्लुकात ही नहीं है और ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की जो एक विजनरी उस वक्त की पुरानी लीडरशिप थी जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने से इनकार किया था, आज पता चल रहा है कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत जो है हिस्ट्री की, तारीख़ की राइट साइड पे खड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पे भी तनकीद हो रही है कि उतना हम शायद प्रेशराइज़ नहीं कर पा रहे या उतना अपना क्लाउड नहीं इस्तेमाल कर पा रहे जितना हम कर सकते थे बहैसियत एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर के। इसी तरह आप अफगानिस्तान को देखें तो वहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे बयानात या तगड़े बयानात जिनको आप कहते हैं, और वो भी तालिबान की हुकूमत के होते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलते। युवा हुकूमत है जो हर वक्त जिहाद का प्रचार करती है, जिहाद के बारे में बात करती है। लोगों के अंदर गम गुस्सा है, वो पूरी दुनिया में लोगों के अंदर गम गुस्सा है, लेकिन बाकायदा रियासत की तरफ से कोई ऐसे बयानात नहीं आ रहे जो कि उनके किसी जो दुनिया के बड़े हैं उनको नाराज़ करने का बायस बन सके। ये बताता है कि जब लोग रियासती अमलदारी के अंदर आते हैं, जब रियासती अमूर के अंदर आते हैं तो उनके बिहेवियर्स कैसे चेंज होते हैं। ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है हमारे लिए। इसी तरीके से आप देखें कि हम अभी बात करेंगे इंडिया ने जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर बिहेव किया, और ये बेसिकली 2 आइडियोलॉजिकल स्टेट्स, 2 आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स और 2 आइडियोलॉजिकल जो ट्विन्स हैं, इन्होंने किस तरीके से बिहेव किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इंडिया जो है उसने बाकायदा जो कहते हैं रेजोल्यूशन जो हुई थी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर, ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस जो करने की बात हुई थी जो कि UNGA के अंदर पेश हुई, जिस पे कनाडा ने अमेंडमेंट पेश करने की कोशिश की और एम्बेसडर मुनीर अकरम ने उसको मना किया और उसके ऊपर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया।
उसको बाकायदा इंडिया ने एब्सटेन किया, उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला नहीं दिया फ़लस्तीन के हक़ के अंदर। तो इस वजह से एक तो इस चीज़ को हमें सामने रखना चाहिए कि इंडिया ने इस इम्पॉर्टेंट क्रूशल मौके के ऊपर किस तरीके से बिहेव किया। ये कल ही खोलता है इस बात की कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि इंडिया की इस वक्त की जो हुकूमत है, इंडिया की जो इस वक्त जमात जो बरसर इक़्तिदार है और उसके जो फॉलोअर्स हैं जो कि बिलियंस के अंदर हैं, वो किस तरीके से इस पूरे कज़िये को और इस तनाज़े को देखते हैं। प्रोफेसर निकोलस ब्लैरल हैं लंदन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक कभी बात की, उन्होंने कहा जी कि अनप्रेसिडेंटली इस बार इंडिया ने जैसे ये कज़िया शुरू हुआ गज़ा का, एक ओवरवेलमिंग किस्म की सपोर्ट जो है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है इजराइल के लिए। तो ये जो बैलेंस स्टेटमेंट का इंडिया अक्सर दिया करता था, इनके जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग थे वो एक बैलेंस किस्म की स्टेटमेंट दे दिया करते थे इस तरह के मामला में। इस बार बैलेंस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट बाद में आई है, और उससे पहले सपोर्ट जो सोशल मीडिया का, हमें पता है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा क्लाउड उनके IT सेंटर्स के थ्रू उन्होंने बनाया हुआ है, वो आपको देखने को मिलता है। अर्नाब गोस्वामी जो है उन्होंने बाकायदा इस बात का अयादा किया कि जी के ये जो जंग इस वक्त इजराइल लड़ रहा है ये हमारे लिए लड़ रहा है, ये आपकी जंग है, ये मेरी जंग है, ये उन लोगों को मार रहा है जो आपके और मेरे दुश्मन हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कंगना रनौत एक बहुत बड़ी उनकी एक्ट्रेस हैं, बहुत स्टांच सपोर्टर हैं बीजेपी की, वो इजरायली एम्बेसडर से जाके मिले और उन्होंने कहा जी कि जो जेनोसाइड आपके साथ हो रहा है वही जेनोसाइड हिंदुओं के साथ मुसलमान करते रहें, तो वी आर स्टैंडिंग टुगेदर। और इस चीज़ को इंडिया के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाएगा, लेकिन जो राइट विंग उनके एलिमेंट्स हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, जो बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंडिया के, इवन डायस्पोरा के अंदर, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। इसी तरीके से आप देखें कि इंडिया का जो RSS का जो नेशनल हेड है विष्णु गुप्ता, ये 58 साल का बंदा है और 200 बंदों के साथ ये इजराइल की एम्बेसी के बाहर दिल्ली में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम हमास के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आपके साथ तैयार हैं। और इन्होंने बाकायदा इस चीज़ का अयादा किया कि जी कि चूँकि मुसलमानों की रिवायत रही है होली लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा करने की, इन्होंने हमारे मंदिरों पे भी कब्ज़ा किया था और इन्होंने जो है वो बैतुल मक़दस के ऊपर भी कब्ज़ा किया, तो हम इजराइल के साथ खड़े होंगे और इस्लामिक टेररिज्म को हम जो है वो ख़त्म करना चाहेंगे। अब ये है वो दूसरा आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, जो कि आइडियोलॉजिकल ट्विन होने की मैंने बात की थी इजराइल और इंडिया की, वो सामने आती है यहाँ पे। अच्छा, हिस्टोरिकली इंडिया का इजराइल के साथ क्या ताल्लुकात रहे उस पर भी मैं भी बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया की इंतहाई कोशिश रही है पिछले 20 सालों के अंदर या 25 सालों के अंदर कि वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर पाकिस्तान और कश्मीर स्पेशली जो है इसकी जितने भी मामला हैं इनको ब्रैकेट कर सके वॉर ऑन टेरर के जो नैरेटिव है, ग्लोबल नैरेटिव, उसके साथ। अमेरिका के पुल आउट के बाद अफगानिस्तान से टेररिज्म का जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा डाई डाउन कर रहा था। अभी ये इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के गार्ब के अंदर इंडिया की जो सपोर्ट आपको नज़र आ रही है इजराइल के लिए और इस सारे नैरेटिव के लिए जो कि वेस्ट जिसको लेके चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे कि वेस्ट किस नैरेटिव को लेके चल रहा है अगली किसी वीडियो के अंदर। उसको इंडिया इसलिए सपोर्ट कर रहा है, ना सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि वो वेस्ट को खुश करे, बल्कि इसलिए भी कि वो दोबारा से इस सारी तहरीक को जो कि कश्मीर के अंदर है, जो मुसलमानों की अपराइजिंग उसको अपने अंदर देखने को मिल रही है, पाकिस्तान का जो मामला है, इसको ब्रैकेट कर सके उस ग्लोबल टेररिज्म के नैरेटिव के साथ। तो इस पर खसूसी नज़र रखने की ज़रूरत है हमें। अच्छा, इंडिया के जो हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं वो बड़े कोई बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रहे इनिशियली। ये इजरायली स्टेट बनी थी तो इसको गांधी ने और नेहरू ने अपोज़ किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाएगी, जो कि बड़ा वाइज डिसीजन था। यही चीज़ कायद आज़म ने भी कही थी, यही चीज़ जो है वो गांधी और नेहरू ने भी कही थी। तो समवट इस मामले पर मुसलमाना ने हिंद और हिंदू जो यहाँ के थे मेजॉरिटी में, वो लोग एक ही पेज के ऊपर थे। उसके बाद PLO को बल्कि बाकायदा एज अ फोर्स जो है वो इंडिया ने रिकगनाइज़ किया था, बल्कि यासिर अरफात जो है वो बहुत हद तक इंडिया के साथ क्लोज भी थे और उधर चक्कर भी लगाते रहते थे। ये वन ऑफ द रीज़न्स है कि ये यासिर अरफात जो है वो क्यों इंडिया के साथ ज़्यादा करीब थे, पाकिस्तान से दूर थे। 1992 में अलबत्ता जो है इंडिया जो है वो कूजी होना शुरू हुआ इजराइल के साथ और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि UN का प्रेशर उसके ऊपर बहुत आना शुरू हो गया था और वेस्टर्न वर्ल्ड का भी। और इंटरेस्टिंगली 1992 वही साल है जिस वक्त कश्मीर के अंदर भी रेजिस्टेंस जो है वो पॉलिटिकल से मिलिटेंसी की तरफ जाना शुरू हुई थी। तो इससे भी मदर होता है कि इंडिया प्रॉब्ली ये देख रहा था कि जो चैलेंज इजराइल को मौजूद है फ़लस्तीनियंस की तरफ से, वही चैलेंज जो है वो इंडिया को कश्मीरियों की तरफ से भी है। ये भी शो करता है कि फ़लस्तीन और कश्मीर किस तरह आइडियोलॉजिकली एक ही किस्म का कज़िया है और उसके ऊपर एक ही किस्म की क़ुव्वतें जो हैं मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ उन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ है।
तो ये एक बेसिकली आप देखते हैं कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसके बाद फिर कूजी होना शुरू हुए थे। और मोदी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री जिसने फिर इंडिया से सफ़र किया इजराइल का। आप देखते हैं कि वो बीच के ऊपर नेतन्याहू के साथ जो है वो अपने पजामे ऊपर करके जो है वो चल रहे थे और स्ट्रॉलिंग कर रहे थे। तो ये बेसिकली दिखाता है कि मोदी जो है वो टोटली इजराइल के साथ ऑन बोर्ड है और इजराइल इंडिया के साथ ऑन बोर्ड हो रहा है। इनके स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हैं वो सिमिलर बन जाते हैं, रीजनल भी, ग्लोबल भी, मिडल ईस्ट के अंदर भी और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी। तो जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आज़ाद हैं, नॉन अलाइंड हैं, उनके लिए ये एक केस स्टडी है कि इंडिया ने इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कैसे बिहेव किया और आगे भी ये लोग कैसे बिहेव करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इस पर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द बहुत नई खबरों के साथ और नई वीडियोज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।